नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले देखा होगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने नया अनाउंसमेंट किया है। ये गवर्नमेंट जब भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती है तब कुछ ना कुछ चौंकाना देने वाली ही बात होती है। कोई नॉर्मल अनाउंसमेंट ये लोग ज़्यादातर करते ही नहीं है। और अब बात करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें क्या है? बात आती है यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जब भी हम देखते हैं कोई ना कोई, देखो आप कोई भी आराम एग्जांपल ले लो, जो भी बंदा देखोगे वो बोलता रहेगा कि यार एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी यहाँ पे अच्छा नहीं है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी पूरा अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही, उसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है। देखने जाएंगे तो सारा का सारा थियोरिटिकल ज़्यादा है, जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा हाई लेवल पे है। यानी कि जो सीए जैसा कोर्स है थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने जाए तो है, लेकिन उसमें 3 साल की आर्टिकलशिप है, ये है, वो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती थी एजुकेशन पॉलिसी को लेके, एजुकेशन इन इंडिया को लेके। अब उस एजुकेशन पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म किया गया है। क्या नए पॉइंट्स है उसमें, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ बात की, उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले आई थी 1968 में। 1968 में आने के बाद इसको चेंज गया 1986, 68 to 86। अब चेंज जो आया है 2020 का ये जो है चेंज है। उसमें कौन कौन से नए चेंजेस है, कौन कौन सी नई ऐसी बातें हैं जो जानने जैसी है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखने जाते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में आज मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। नो स्किल सेट, यानी कि स्किल सेट कम है या फिर स्किल सेट है ही नहीं। 2 तरह के या 3 तरह के अगर देखने जाए तो मेनली 3 तरह के टॉपिक्स निकल के आते हैं। वहाँ फर्स्ट टॉपिक है जो स्किल सेट प्लस एजुकेशन, एजुकेशन प्लस स्किल। दूसरी बात होती है नो स्किल सेट, यानी कि स्किल सेट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। तीसरी तरह के जो लोग आते हैं जो ऑन द टॉप ऑफ द लाइन है यहाँ पे इंडिया में, थोड़ा सा दोनों चीज़ें थोड़ा सा एजुकेशन डिग्री कोई भी देख लो आप, और थोड़ी सी स्किल सेट उसमें मिलेगी। तो दिक्कत क्या होती है, जब भी कोई भी फॉरेन कंपनीज या फिर इंडियन कंपनी, जो कोई बड़ी कंपनी है जो हायरिंग करने के लिए आती है, वो सबसे ज़्यादा प्रीफर करती है ऐसे बंदों को जिसके पास एजुकेशन डिग्री भी है और स्किल सेट भी है पूरा। ये दोनों ज़्यादातर मिलते नहीं थे, अब तक ज़्यादातर नहीं मिलते, अभी भी वो दिक्कत है। आप देख लो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी इसी की वजह से ही है। और दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। दोनों चीज़ अलग अलग है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ द व्यू अगर बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है, किसी भी एक चीज़ को लेके उसको पूरा का पूरा सोचना, उसके बारे में थोड़ा जानना, उसके बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करना कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर इसको करना है तो ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना है तो ऐसे डील करना चाहिए। ये जो बनता है वो पूरा क्रिटिकल थिंकिंग रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता ही नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये जो वर्ड है कि दिमाग को इतना प्रॉब्लम देना, इतनी दिक्कत में डालना कि कुछ अच्छा सा डिसीजन निकले। वो अच्छा डिसीजन निकालने के लिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगनी पड़ती है, वो अभी तक हमने कभी भी किसी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं देखा। आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा, फाइनेंस एजुकेशन वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा होगा लिंक में, आप देख सकते हैं वो वीडियो। फिर दूसरी बात आती है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ पे लगता है, जहाँ पे कुछ नई प्रोडक्ट, 2 तरह की चीज़ होती है, आइदर यू डू इनोवेशन और यू फॉलो द ट्रेंड। यानी कि आप इनोवेशन में लाए, कुछ ऐसी नई चीज़ लाए जो भी मार्केट में नहीं है, उसके लिए जो थिंकिंग लगता है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। प्रोडक्ट को लाने के लिए, प्रोडक्ट जब आ जाती है आपके दिमाग में, तब उसको रियल लाइफ में लाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग लगता है। दोनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादातर नहीं होती है। जो चौथा फैक्टर वो है जजमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जब इंडिया में देखने जाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट किया जाता है, जजमेंट लाया जाता है। अगर आप कॉमर्स कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स पता होगा, आपको इकोनॉमिक्स पता होगा, आपको स्टैट्स पता होगा, और आपको कुछ नहीं आता और आप किसी भी काम के नहीं हो। तब आप साइंस की बात करेंगे तो आपको ये आता है, आपको ये आता है। आर्ट्स की बात करोगे तो आर्ट्स को एज ए कल्चर, एज ए लैंग्वेज, और उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, वो हम ज़्यादातर गिनते ही नहीं है, उसको गिना ही नहीं जाता कम से कम। तो फिर ये जजमेंटल इश्यू बन जाता है कि साइंस वाला पहले, कॉमर्स वाला बाद में, आर्ट्स वाला तीसरे में। तो ये ज़्यादातर जजमेंट लाया जाता है। ये जजमेंट कहाँ से आया? ये जजमेंट आया हमारे दिमाग में। दिमाग में कहाँ से आया? एनवायरनमेंट को और सिचुएशन को देख के।
कि जो डॉक्टरी कर रहा है वो साइंस बैकग्राउंड से, तो इसने अच्छा कर दिया, इसने अच्छा कर दिया। कॉमर्स वाला है तो वो सीए, आर्ट्स वाला क्या कर रहा है, पर आर्ट्स कर रहे हो तो क्या कर रहा है बे। तो ये जो लाया गया है ना, ये अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम था। अभी तक जो मेजर्स प्रॉब्लम डिस्कस किए हमने 4 प्रॉब्लम, ये 4 प्रॉब्लम से इसको क्या सोल्व करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम पूरी पॉलिसी डिटेल्स में देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पूरी बेसिक सिस्टम, फंडामेंटल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होता है, वो पूरी की पूरी पॉलिसी, फंडामेंटल सिस्टम्स को और उसके प्रिंसिपल्स को पूरा का पूरा चेंज किया है। तो फिर कौन कौन से चेंज आए इस फंडामेंटल सिस्टम में। अभी तक जो सिस्टम था वो सिस्टम था, आप देखने जाओ तो आफ्टर एज फ्रॉम 6 to जहाँ तक वो बंदा पास होता है तब फर्स्ट से स्टार्ट होता था, ठीक है। केजी, अपर केजी, लोअर केजी, ये सब चीज़ें पहले हो जाती थी, लेकिन वो फॉर्मलाइज्ड नहीं था, फॉर्मल तरीके से बताया गया नहीं था, या फिर फॉर्मल सिस्टम में था ही नहीं वो। तो अभी जो लाया गया है वो है फाउंडेशनल सिस्टम। वो सिस्टम आती है फाउंडेशन सिस्टम, उसमें आती है बाल विकास, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल टू द एज ऑफ 3। उसके बाद क्लास 1 and 2 एज 6 to 7, ये होता है फाउंडेशन सिस्टम, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। उसके बाद आती है प्रीपेरेटरी सिस्टम, यानी कि क्लास 3 to 5 एज 8 to 11। उसके बाद आता है मिडिल सिस्टम, उसमें लगता है क्लास 6 to 8 और एज 11 to 14, वहाँ तक के बच्चा पढ़ रहा होता है। उसके बाद आती है उसकी सेकेंडरी को लगाया गया क्लास 9 to 12, उसको बोला है सेकेंडरी। जब अभी तक जो सिस्टम थी कि 9, 10 and 11, 12, उसको कंबाइन कर दिया, चारों को एक साथ मिला दिया और बना दिया उसको सेकेंडरी। 9 to 12 उसकी एज आ जाएगी 14 से 18 तक, 18 तक। तो फिर ये होती है न्यू पॉलिसी। उसका स्ट्रक्चर था ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं वो चेंजेस के बारे में बात करेंगे हम। सबसे डिबेटेबल पॉइंट और सबसे बोल सकते हैं हम कि खतरनाक चेंज लाया गया है वो है अबाउट लैंग्वेज गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये देखने जाओ तो सबसे बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है और अभी भी उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के साथ से आया नहीं है। और क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है अप टू द 5th, 5वीं तक बच्चे को अपनी मदर टंग में पढ़ना कंपलसरी रहेगा और उसके बाद उसको ऑप्शन दिए जाएंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में। तो फिर ये बात थोड़ी सी डिबेटेबल है, आप अपने रिव्यूज़ कमेंट में बता सकते हैं कि अगर 5वीं तक हम हमारी मदर टंग में पढ़े होते और 5वीं के बाद अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में पढ़े होते तो फिर वो क्या रहता, हमारा अपब्रिंगिंग क्या रहता और हम कैसे होते आज, उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर से आप कमेंट डाल सकते हैं बीच में। और ये था पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट उन्होंने बड़ा सा लाया है, वो पॉइंट है नो बैक डे, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम गिनते हैं। अब वोकेशनल कोर्सेज क्या है? प्लम्बिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ज़्यादातर लोअर लेवल की गिनी जाती है और गिना जाता है कि जो बंदे या फिर जो कोई भी इसमें काम करता है वो लोअर लेवल के, उसको इतना दिया नहीं जाता रिस्पेक्ट जितना देना चाहिए। हम जब भी कुछ बात करते हैं फॉरेन की तब वो देख लेते हैं कि लोग पार्टी कर रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे नाइट को डिस्को में चले गए, ये वो। लेकिन वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे का जो कल्चर है कि कोई छोटे से छोटा भी काम कर रहा हो उसको रिस्पेक्ट मिलती है। गार्डनिंग भी एक प्रोफेशन है, उसको भी एक अच्छी तरह से देखा जाता है, उसको भी थैंक यू बोला जाता है। वो सिस्टम अब हमारे इंडिया में भी आएगी, यानी कि हर एक बच्चे को 1 साल में 10 दिन तक नो बैग डेज, यानी कि बैग उनको लेके नहीं जाना है। वोकेशनल कोई भी वोकेशनल कोर्सेज को उठाया जाएगा और उसमें उनको डाला जाएगा कि आप कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए। तो फिर ये एक पॉइंट भी नया है और ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर भी कई सारे डिबेट है, इसके ऊपर भी कई सारे पॉइंट्स है कि समझ लीजिए कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ज़्यादातर स्कूलों में इतनी अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है कि ये कहाँ से पढ़ाया गई है, ये कहाँ से हो सकता है नो बैक डेज। 10 दिन के लिए हम दूसरा वोकेशन करवा लें, पूरे इतने एजुकेशन में, इतनी एजुकेशन सिस्टम जो पूरी इंडिया की बनी हुई है उसमें इतने लोग ही नहीं है, इतने टीचर्स नहीं है, इतने ध्यान रखने वाले नहीं है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो दूसरी साइड, ऑन दी अदर साइड ऑफ कॉइन्स खड़े हैं। तो ये था अभी नया वाला पॉइंट। उसके बाद
एक सबसे बढ़िया जो बात यहाँ पे है वो है प्रमोटिंग कल्चर एंड आर्ट्स। यानी कि आपको एक पॉइंट पता होगी, नासा ने कई सालों के रिसर्च के बाद एक निकाला है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है उसमें अगर डेटा को सेव किया जाए तो वो डेटा सालों साल तक चलेगा, नई जनरेशन को भी वो यूज़ होगा। उसमें आपको जान के हैरानी होगी, संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में अगर डेटा को स्टोर किया गया कंप्यूटर में तो वो उसका 1-to-1 मीनिंग निकलेगा। यानी कि जो कोई भी वर्ड है उसका एक ही मीनिंग आएगा। संस्कृत ही सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में जिसके एक वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड पूरा सामने से सामने आ सकता है और वो पूरी सालों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप उस कंप्यूटर में से या फिर कोई भी सिस्टम में से एक्वायर कर सकते हो। तो वो वहाँ पे इतना सोच रहे हैं, हम यहाँ पे उतना क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट नहीं कर रही। लंदन में देखो आप, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी कई सारी स्कूल्स, कई सारी कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पे कंपलसरी आपको संस्कृत के जो श्लोक है उनको पढ़ना पड़ेगा। जब आप आओगे तब सुबह आधा घंटा या फिर 1 घंटा वो कंपलसरी है। हम यहाँ पे नहीं लगाते। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ये जो था प्रेयर सिस्टम था, प्रार्थना जो एक रूह को परमात्मा के साथ मिलाती है, वो सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया था। वो सिस्टम ये जब एडवांस एजुकेशन के नाम पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने लाया है वो निकल गया, वो भी निकल गया, मतलब वो भी नहीं होता। ज़्यादातर स्कूल में ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वेस्टर्न बनने के ट्राई में हमारा जो कल्चर है उसको भूल रहे हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी में उस कल्चर को और उस आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये बढ़िया चेंज लाए वो लोग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आप जो हमारी मदर टंग है या फिर जो कल्चर से एडॉप्ट की हुई लैंग्वेज है, संस्कृत है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उसको एंकरेज करेंगे कि आप वो सीखिए। अब देखने वाली बात, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि ये सब चीज़ें तो थी ऑन दी बुक, कब ये ऑन दी प्लेट और ऑन दी रूम आती है वो देखने वाली बात है। यानी कि अब तक तो था ही, ये सब चीज़ें थी, लेकिन कब वो सामने आती है वो हमें देखना है। वो एजुकेशन पॉलिसी अगर कितनी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना मजबूत तरह से उसको ला पाते हैं, कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, वो पॉइंट हमें देखने वाली बात है। तो ये थे सारे ओवरव्यू ऑन द टॉप ऑफ। अब बात आती है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन देखने जाए तो मार्क्स स्टेटमेंट दिया जाता है, ये देखिए आपके इतने मार्क्स, ये देखिए आपके इतने मार्क्स है, वो देती थी इंस्टीट्यूशन। अब एक नया पॉइंट आया है कि बच्चा खुद अपने आप को मार्क्स देगा कि उसको कैसा लगा, उसने पूरे साल में कैसा पढ़ा, उसका अगर डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसा डेवलपमेंट हुआ है वो भी वो खुद ही बताएगा। उसके बाद वो वहाँ तक नहीं रहती बात यहाँ भी आती है, उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों का भी वो इवोल्यूशन देगा। ये सेल्फ इवोल्यूशन सिस्टम कि मुझे पता चला मेरी कितनी मिस्टेक है तो मैं उसको अगली बार सोल्व करूँगा या फिर उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा, वो भी एक। कॉलेज की एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर अब तक की सिस्टम थी, आपके पास सिर्फ 3 स्ट्रीम है, आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है, 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करनी है। साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, बस बात हो गई ख़त्म। आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो या फिर किसी मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, कुछ नया निकालना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं था, अब वो पॉसिबल होगा। यानी कि अब ये क्या है, आप जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए। अब उसके ऊपर भी एक पूरा रखा जाएगा, नियंत्रण रखा जाएगा, पॉलिसी रखी जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन वो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद एक जो मेजर चेंज है वो ये है, अब कॉलेज ग्रेजुएशन सिस्टम 3 साल की बजाय 4 साल का होगा। अब सोचेंगे कि यार 3 साल 4, 1 साल बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप एग्ज़ाम 1 साल आपने पढ़ा, 1 साल के बाद अगर समझ लीजिए आपको छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ दिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल ये पढ़ा हुआ। उसको आप रिज्यूम कर सकते हो कभी भी। आफ्टर योर सम वर्क, अगर आप कुछ दिक्कत में हो
तो आपने छोड़ दिया। ज़्यादातर 70-80% ऐसा होता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहते उसको धक्के मार मार के निकाल दिया जाता है। वो पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, 2 साल ख़त्म कर लो तो आपको मिल जाएगी डिप्लोमा की डिग्री, और 3 साल ख़त्म कर लिया आपने तो आपको मिल जाएगी ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर 4 साल ख़त्म कर लिए तो आपको मिल जाएगी बैचलर ऑफ रिसर्च। उसके बाद अगर आपने 4 साल का किया है बैचलर तो आपको मास्टर सिर्फ 1 साल का करना है। अगर 3 साल का किया है तो मास्टर आपको 2 साल का करना है। उसके बाद एक नया सा छोटा सा चेंज है, वो है एमफिल डिग्री जो थी उसको पूरी की पूरी तरह से हटाया गया है। और नो एफिलेशन, यानी कि जो अभी तक जो दिक्कत थी, जो फॉरेन जो अच्छी स्कूल से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, और जो रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाते थे उसको 15 साल तक थोड़ा सा लिबरल किया जाएगा कि वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ की जो नॉर्मल कॉलेजेस है, डोमेस्टिक है, वो भी कुछ अच्छा सा कर सकती है। उसके ऊपर जो ज़्यादा जो रूल्स लगाए गए थे उसको थोड़ा सा कम किया गया है। ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है। नमस्कार दोस्तों, तो ये थे टॉपिक्स जिसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ध्यान देने जैसी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि वो ट्राई करेगी टू द 6%, यानी कि 6% तक वो अपनी जो जीडीपी से जो इनकम हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनमें से 6% लगाएंगे एजुकेशन में। अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कब लगेगी, कैसे लगेगी, वो आपको पता है कि जब इम्प्लीमेंट होगा तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो 2020 एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहेंगे इसी तरह के वीडियोस के साथ। धन्यवाद।